ये अस्पताल जो बनाया है हमने डे केयर कॉन्सेप्ट पर बनाया है कि एडमिशन कम दिन रहना पड़े और जल्दी डिस्चार्ज होकर के जाए। हम जो ज़्यादा स्पाइन सर्जरी, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरी, आर्थोस्कोपी, हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। अभी लोगों के दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं या फिर घुटना बदलवाएं। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है, उस पर काम किया शुरू से ही। घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है। में दाखिली बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये चूरेटर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये चू रजिस्ट्रार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये चू प्रशासन मुर्दाबाद। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अभी हाल ही में पीएचडी में दाखिले को लेकर शिवम सोनकर नाम का छात्र धरने पे बैठा था। अभी ये मामला अभी सॉल्व भी नहीं हुआ है कि विश्वविद्यालय में जातिवाद का एक नया मामला सामने आ गया है। दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर महेश अहिरवार को अंगूठा दिखाते हुए और नियमों की अनदेखी करते हुए उनसे 2 साल जूनियर अपर कास्ट के प्रोफेसर को विभाग का अध्यक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है और इसको लेकर यूनिवर्सिटी में विवाद बढ़ गया है। क्या है मामला और क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में? हमारे साथ खुद प्रोफेसर अहिरवार हैं। सर, क्या मामला है ये? मामला विभागाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के है और जी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति का एक निश्चित नियम है। ठीक है। बीएचयू एक्ट कहता है कि विभागाध्यक्ष रोटेशन के क्रम में 3 साल के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए और उसका जो एक्ट है वो 25(4)(2) कहलाता है, उसका जो क्लास है। तो उसके तहत बारी बारी से प्रोफेसर्स के बीच में रोटेट करके सीनियरिटी के क्रम में ही नियुक्ति दी जाती है। हमारे डिपार्टमेंट प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व वाले प्रकरण में जब विभागाध्यक्ष की नियुक्ति की बारी मेरी आई तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक सुनियोजित तरीके से सीनियरिटी को डिस्प्यूट करा दे दिया। जबकि और इसके बाद जब मुझे पता लगा कि इसमें किसी तरह से साजिश हो रही है तो मैंने आपत्ति दर्ज की। तो विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे ना दे करके और हमारे यहाँ डीन को उसका प्रभार दे दिया गया। आगामी आदेश तक के लिए डीन को हेड के रूप में नियुक्त कर दिया गया। तो ये सरासर एक तरह से नियमों की अनदेखी है, क्योंकि इसी तरह के केस में अभी हाल के दिनों में पिछले 2-3 महीने में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनमें इस तरह की सीनियरिटी को लेकर के कोई विवाद नहीं रहा है। उदाहरण के लिए दर्शन शास्त्र विभाग में, फिजिकल एजुकेशन में, पाली और बौद्ध अध्ययन विभाग में नियमित तौर पर रोटेशन में नियुक्तियां की जाती हैं। विवाद क्यों बनाया जा रहा है, विवाद की जड़ में कौन है? जब हम लोग इसकी पड़ताल करते हैं तो पता लगता है कि जो सीनियर प्रोफेसर की नियुक्तियां अभी हुई हैं जिसमें सिर्फ ग्रेड चेंज किया जाता है, लेवल 14 से 15 में प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन प्रशासनिक ढांचे में किसी तरह का व्यवधान और अराजकता ना फैले इसलिए उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। जो नियुक्तियों का हवाला देकर के लेवल 15 को सीनियर बनाने की जो साजिश की जा रही है वो ना तो उसका कोई प्रावधान कानून में है, ना बीएचयू के एक्ट में है, ना यूजीसी ने कोई सर्कुलर जारी किया है, ना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का कोई आदेश है और ना ही बीएचयू ने ही कोई नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा है कि ये जो नियुक्त हो जाएंगे एक स्केल ऊपर उनको हम सीनियर मानेंगे। अच्छा, जो नियुक्तियां की गई है उसमें जो है वो अभी कुलपति ने मनमाने तरीके से उनके रिजल्ट खोले और ज्वाइन करवा दिया। ना तो अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को उसका अनुमोदन प्राप्त है और ना ही वो नियमित रूप से अभी प्रोफेसर के रूप में सीनियर स्केल में बनाए हुए हैं, क्योंकि 4 साल से बीएचयू में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन ही नहीं हुआ है। ओके। सर, तमाम सवालों के जवाब आपने एक ही जवाब में दे दिया, लेकिन ये स्थिति कब से बिगड़नी शुरू हुई बीएचयू में? क्या हमेशा से ऐसा होता था
या फिर पिछले कुछ समय से स्थिति नहीं, बिगड़नी शुरू? व्यक्ति विशेष के संदर्भ में इस तरह की घटनाएं तो बीएचयू में आम है, लेकिन ओके। अभी हाल के दिनों में ये मेरे केस में ही, मेरे विभाग में ही इस तरह का प्रकरण सामने आया है। बाकी हम्म, विभागों में लगातार हर 2-4 आदेश होते रहते हैं, 2-4 दिन में कोई ना कोई विभागाध्यक्ष बदलता रहता है। वहां अभी तक कोई समस्या ही नहीं आई मेरे मतलब अपने संचार में। जहां पे भी अपर कास्ट की बात होती है कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन जैसे जी ही कोई अनुसूचित जाति का प्रोफेसर को पद मिलना होता है तो इशू शुरू हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। उससे तो मतलब जो अभी का घटनाक्रम है उससे तो यही पता लगता है। जी। नहीं, इससे पिछले तो दिनों ऐसा ही पता लगता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सर जो हिंदी विभागाध्यक्ष बनना था शेरा सिंह बेचैन जी को, तब भी बहुत विवाद हुआ था और इस तरीके के तमाम मामले देखने में आते रहे हैं। जो दलित समाज के प्रोफेसर हैं, चाहे वो उनके प्रमोशन का मामला होता है या फिर किसी इस तरह के जुड़े हुए मामले होते हैं, वो निशाने पे क्यों रहते हैं आखिर? जब तमाम इसलिए चीजें, कि तमाम हाँ, प्रोफेसर्स एक हैं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि विश्वविद्यालयों की व्यवस्था में अभी भी हम लोगों को डाइजेस्ट करना मुश्किल है। और ये हम्म, इसी यह नेचर सब जगह है, सभी विश्वविद्यालयों में इस तरह की प्रवृत्ति काम करती है। कभी हम्म, कोई यहाँ कोई चपरासी की के रूप में भी भर्ती किया जाना मुश्किल होता था। अब बाबा हम्म, साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के प्रोटेक्शन की वजह से धीरे धीरे सही नियुक्तियां होनी शुरू हुई और अब दखल बढ़ा है अनुसूचित वर्गों का और जी, पिछड़े वर्गों का। तो जी, ये जो एक तरह से उनकी एंट्री हुई है वो किसी को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही, खास करके हम्म, अपर कास्ट कम्युनिटीज को। और उनको हम्म, लगता है कि ये किसी तरह से रिजर्वेशन या अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो हम्म, स्वाभाविक है उनके पेट में पानी हिलने लगा है और उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इनको पीछे धकेला जाए, क्योंकि हम्म, उससे उसका दूरगामी इम्पैक्ट भी पड़ता है। क्योंकि जो जी, बच्चे आते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं, उनका हौसला बढ़ता है कि चलो हमारे समुदाय के प्रोफेसर्स बन रहे हैं, कल हम हम्म, भी इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, हम भी अपनी पढ़ाई लिखाई करके और हम्म, इस तरह की संस्थानों में हमें भी प्रवेश मिलेगा। तो हम्म। इसके कई एक तरह के मतलब दूरगामी असर प्रोफेसर हैं। से लेके और जो नए बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको डेमोरलाइज करने की कोशिश की जाती है हाँ जी, कहीं ना कहीं। ताकि वो हतोत्साहित हो और बिल्कुल। अपना जो पठन पाठन का काम है वो उसको ठीक जी, से ना कर सके। जी जी सर, ये जो सारा मामला है इसमें बार बार रजिस्ट्रार का नाम आ रहा है, तमाम न्यूज जो सामने आए उसमें मैंने देखा, तो ये जी, भूमिका इसमें किसकी संदिग्ध है सबसे ज्यादा? ये पूरा इसमें तो देखिए, ये संदिग्ध भूमिका रजिस्ट्रार की ही दिखती है, पूरा हम्म, रजिस्ट्रार कार्यालय, क्योंकि ये किसी भी बाबू को जो चाहे नोटिंग करवा लेते हैं फाइलों में अपने पद का हम्म, दुरुपयोग करते हुए। तो हमारे हम्म, केस में भी ऐसा साफ दिखाई देता है, क्योंकि हम्म, जब पिछले कई विभागों में नियुक्तियां हुई तो कोई समस्या नहीं आई। मेरे हम्म, केस में क्या हुआ, वो नीचे से ही फाइल में नोटिंग शुरू होती है, जो मेरे से 2 साल जूनियर है उसका नाम आगे बढ़ाया जाने लगता है। उसका उनका तर्क तो क्या है, उनका रजिस्ट्रार का तर्क क्या है? नहीं, उनका दर्द ये है कि वो चाहते हैं कि वो नहीं, खुद भी तर्क अभी, तर्क क्या क्योंकि है? आखिर वो नियमों की अनदेखी करके दूसरा नाम बढ़ा रहे हैं, तो कह क्या रहे हैं? जी उन देखिए उसके पीछे जो चीजें, जो रहस्य है वो ये है, जो जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा जी, कि वो खुद एक तरह से इलीगल तौर पे यहाँ सिर पे बिठाए गए हैं, रजिस्ट्रार के पद पर बैठा दिए गए पिछले वाइस चांसलर ओके, के। ठीक है। अब जब बिठा दिए गए और वो जूनियर मोस्ट भी है, एक कॉलेज में प्रोफेसर है, बीएचयू हम्म, में किसी फैकल्टी के प्रोफेसर नहीं है, बीएचयू का हम्म, जो महिला महाविद्यालय वहां का प्रोफेसर है, उनको हम्म, रजिस्ट्रार की कुर्सी दे दी गई। और दूसरी बात क्या है, उनको इसी तरह से एन कैन प्रकार ने जो है फर्जी तरीके से सीनियर प्रोफेसर में नियुक्ति भी मिल गई। अब जी, जब यहाँ से कोई दूसरा कुलपति आता है तो निश्चित हम्म, तौर पर उनका हटना तय है। जब हटेंगे हम्म, तो जाएंगे कहाँ? तो हम्म, इसलिए उन्होंने वहां महिला महाविद्यालय में भी इनकी सीनियरिटी प्रिंसिपल के लेवल में बहुत नीचे है। तो यदि ओके, वो ये तिकड़म करते हैं और मेरे केस में इस तरह का एक शासनादेश जारी कर देते हैं, तो इसी का हम्म, हवाला दे करके अपनी सीनियरिटी में भी नंबर 1-2 में ऊपर आ जाएंगे। और ऐसा ओके, होते हुए वहां वहां प्रिंसिपल की कुर्सी उनकी सुरक्षित हो जाएगी। तो ओके। और मूल इस वजह ये है। जी, और इसके पहले जो तमाम नियुक्तियां हुई हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लेके, उनमें उनको कोई वैसा आदमी नहीं दिखा और कहीं ना कहीं आपकी जातीय पहचान जो अस्मिता है उसको लेके वो सॉफ्ट टारगेट होते रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे, जी, क्योंकि तो दूसरे केसेस में ऐसे ऐसी जी, कोई घटना रेयरली ही शायद होती है, हम्म, लेकिन ये हमारे केस में जरूर ये लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं और लगता है कि जी। इनको टारगेट किया जाता है हम लोगों को।
लेकिन सर रजिस्ट्रार के ऊपर कुलपति होता है, जिसके जिसके पास ये जिम्मेदारी होती है जिसकी कि तमाम नियमों को ठीक से लागू करें। कुलपति का क्या स्टैंड है? असल में क्या है, यहाँ पर कुलपति का कार्यकाल खत्म हो गया, सुधीर जैन जी जो थे, है ना। ओके। उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने रेक्टर नियुक्त किया था, उनके ऊपर ऑफिशिएटिंग कुलपति की जिम्मेदारी है। तो जो हम्म। प्रोफेसर संजय कुमार जी हैं वो यहाँ के रेक्टर हैं और कार्यकारी कुलपति का दायित्व भी निभा रहे हैं। ओके। तो उनका भी ये है कि भाई यदि ऑफिस रजिस्ट्रार ऑफिस जो फाइलें हमारे पास भेजता है तो हम्म। हम उसको देखते हैं और उसका यदि कोई डिस्प्यूट या डाउट होता है तो उसको हम लीगल सेल में भेज करके ओपिनियन ले लेते हैं। तो जब हम्म। ये रजिस्ट्रार ऑफिस की साजिश के तहत वो फाइल मूव की गई तो मैंने उनसे, मुझे जैसे भनक लगी तो मैंने रेक्टर साहब से अपनी आपत्ति दर्ज की। तो उन्होंने इसको अब लीगल सेल में भेजा है। लीगल सेल ने भी वही ओपिनियन दी या उस एक्ट को कोट किया जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। और ओके। इसके बावजूद भी वो रजिस्ट्रार के उस पे प्रभाव में आकर के उस पे कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो हम्म। उन्होंने इतना कर दिया कि उन्होंने मेरे को नियुक्ति के मसले को एक तरह से डीन को दे दिया, या ओके। ठंडे बस्ते में, या इस डाउट को क्लियर करने के बजाय जो उनको करना चाहिए था, एकदम क्लियर कट गाइडलाइन है और उसका एक्ट है, तो उसमें उनको खुद फैसले लेने के बजाय उन्होंने ये बात जैसा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो डिस्प्यूट जी। क्रिएट किया उसके चलते उन्होंने ये जिम्मेदारी डीन को सौंप दी। तो सर। ये कहीं ना कहीं उनके लेवल पर भी ये कमी तो रह जाती है ना। ओके। ओके, जिस तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था वो ले नहीं पाया, बिल्कुल। सर जी एक हाँ, वो फैक्ट ये डिसीजन भी नहीं ले निकल के पाए। आ रहा है, एक फैक्ट ये जी भी निकल के आ रहा है कि बीएचयू के खिलाफ पिछले 3 सालों में 400 मुकदमे दर्ज हुए हैं। ऐसा हाँ फैक्ट निकल के आया है और जो हाईकोर्ट में चल रहा है। ये जी। सारे जो नियमों की अनदेखी है, क्या इसमें अधिकता SC/ST से जुड़े हुए मामलों की है या फिर तमाम मामले हैं? SC/ST के जहां भी प्रकरण आते हैं तो वो तो बहुत आसान सा टारगेट हो जाता है। पर हम्म। आपको एक यह बात सही है कि यहाँ के विश्वविद्यालय में चाहे छात्र हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो या हम्म। शिक्षक, हर हम्म। किसी के मामले में व्यक्ति व्यक्ति के उस पे मतलब डिफरेंसेस हैं। हर हम्म। व्यक्ति के लिए अलग तरह का कानून लागू कर देते हैं और उसमें कोई मतलब नियम कानून को सबको ताक में रख करके मनमानी की जो प्रवृत्ति है जी। उसके चलते सब अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जब यहाँ उनको न्याय नहीं मिलता तो कोर्ट में जाते हैं। और हम्म। इसीलिए पिछले सिर्फ 3 सालों में इसमें समझ लीजिए अराजकता की बाढ़ सी आ गई है या कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यही वजह है कि पिछले 3 सालों में 400 से अधिक मुकदमे हाईकोर्ट जी। में हैं। और इसका जो दूसरा पक्ष है उसमें हम देखते हैं कि इन मुकदमों में यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 1 साल में 1 करोड़ रुपए खर्च किया। वाह। RTI का एक कार्यकर्ता ने 3 साल का खर्चा मांगा था कि मुकदमे में कितना खर्चा विश्वविद्यालय ने किया है। तो मुझे हम्म। लग रहा है कि वो आंकड़े ज्यादा होंगे, उन ज्यादा आंकड़ों को छुपाने की कोशिश में उन्होंने सिर्फ 1 साल का आंकड़ा दिया है। और इस 1 साल में जनता की खून पसीने की कमाई का टैक्स का पैसा 1 करोड़ रुपए ये मुकदमेबाजी में विश्वविद्यालय ने खर्च किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। बहुत शर्मनाक और चिंता की बात है। सर, जी हम लोग आज 1 अप्रैल को बात कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि अम्बेडकर माह शुरू हो गया। पूरा अप्रैल जी महीना जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उनके लिए एक बड़ा दिन होता है। आज़ादी के 75 साल हो गए, देश अमृत काल की घोषणा की जा रही है। ऐसे वक्त में जो सबसे इंटेलेक्चुअल माना जाता है, टीचर्स, प्रोफेसर्स, उनके साथ इस तरीके का जातिवाद आज भी हो रहा है, जिसको तो फिर बाकी जगहों पे स्थिति तो और खराब ही होगी। तो ये इंटेलेक्चुअल्स को ही ज्यादा क्रश करने की कोशिश की जा रही है क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसा किया जाता है क्योंकि आप देखिए जो भी इंटेलेक्चुअल ग्रुप आया इन संस्थानों में वो जी। सामाजिक संघर्ष भी कर रहा है, सामाजिक अधिकारों के लिए भी लड़ रहा है। वो जिस समाज से आता है उस समाज की लड़ाई को भी आगे बढ़ा रहा है। हम्म। इसलिए ये जो जो हमारा जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है उसको ये इंटेलेक्चुअल ग्रुप आगे बढ़ाने के काम में भी लगा हुआ है, अपनी जॉब हम्म। और नौकरी की जिम्मेदारियों के अलावा भी। और हम्म। यही वजह है कि उनको टारगेट करके उनको कुचलने की कोशिश की जा रही है हम्म। ताकि ये जो एक तरह का मोटिवेशन और जो मार्गदर्शन और समाज को सशक्त बनाने की जो मुहिम उनकी चल रही है उसको हम्म। रोका जा सके। तो सर हमें करना क्या चाहिए? इस वर्ग के जो टीचर्स हैं, क्या इनका नेशनल लेवल पे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन तमाम मुद्दों को मजबूती से उठाए रखे,
उपाय क्या है इसका? क्योंकि अलग-अलग यूनिवर्सिटी में अलग-अलग लोगों को इसी तरीके से दबाया जा रहा है। चाहे मैं चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की घटना हमारे सामने है, शिवराज सिंह बिचैन की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में की घटना है और तमाम विश्वविद्यालयों से ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो उपाय क्या है? कैसे लड़ेंगे आप लोग? आप सही कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जो बिखरा हुआ समाज है ना। हुँ, तो जिस तरह से बिखरा हुआ समाज है, आम 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 जनता है, वैसे ही ये इंटेलेक्चुअल ग्रुप में भी बिखरा हुआ है। अलग हुँ, अलग संस्थानों में कोई एक तरह की यूनिटी नहीं दिखाई देती है। किसी भी विश्वविद्यालय में इस तरह की कोई सशक्त आंदोलन, हम लोग बीएचयू में तो लगातार पिछले 25-30 सालों से इस आंदोलन को, एक तरह से बहुजन आंदोलन को हमने खड़ा कर रखा है, हुँ, लेकिन बाकी विश्वविद्यालय में ये दिखाई नहीं देता। और जी। इंटेलेक्चुअल ग्रुप और भी कहीं, जहाँ कहीं छात्र आंदोलन सक्रिय भी हैं, वहां हुँ, पर जो हमारा प्रोफेसर्स का ग्रुप है वो उससे दूरी बना के रखता है। हुँ, तो जब इस तरह से विभाजन होगा और अलग अलग टुकड़ों में इस तरह के रहेंगे, तो उनको और आसान से कार्य बनाने का मौका मिल जाता है। तो हुँ, मेरा ख्याल है कि हमें जितना भी इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, जो हुँ, समान तरह के सोच रखते हैं, जो समाज की चिंता करते हैं, जी, उनको कम से कम एक प्लेटफॉर्म में, एक मंच पे आना चाहिए। और ये जी। किसी एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। मैं हुँ, समझता हूँ आज हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है या नौकरी पेशे में आए हुए लोग हैं, वो हुँ, उनके लिए आज अपनी नौकरियां बचाना मुश्किल हो गया है। तो हुँ, प्रमोशन के लिए और पद स्थापना के लिए के झगड़े में पड़े रहते हैं, उसके उसमें पड़े रहते हैं, और समाज की लड़ाई की तरफ उनका भी ध्यान नहीं है, और ओके, इसीलिए वो भुक्तभोगी भी बन रहे हैं। तो मैं ओके, समझता हूँ कि जिस तरह से बीएचयू में एक आंदोलन हम लोग खड़ा किए और हर जो गलत बात है उसका विरोध दर्ज करवाते रहे हैं, हुँ, महापुरुषों की विचारधारा को हमने यहाँ जीवंत बना के रखा है। तो ऐसे ही सभी ये जो एक तरह से ज्योति है आंदोलन की, सभी जी, विश्वविद्यालय में खड़ी हो, और जहाँ कहीं भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसका हुँ, तीव्र प्रतिकार किया जाना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है हमें कहीं दंगा फसाद और लड़ाई झगड़े की भी जरूरत नहीं है। हुँ, हमें हुँ, संविधान में सभी तरह के अधिकार हमारे सुरक्षित हैं, और हुँ, हुँ, संविधान के अधीन बनाए गए तमाम तरह के कानून, केंद्रीय और राज्यों के कानून हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारे हुँ, अधिकारों को। तो जी, हमें डरने की जरूरत है। हम उनका हुँ, सही से पालन करवा लें तो भी मैं समझ रहा हूँ कि हम जी। सफलता या आगे बिल्कुल, ये बढ़ने से एक हमें बड़ी कोई रोक चुनौती नहीं। है, ये देश भर के जो अलग-अलग यूनिवर्सिटी में इंटेलेक्चुअल हैं, उनके सामने। आपके हाँ, मामले में सर, आखिरी सवाल है मेरा, आपके मामले में अब क्या होगा? आप इस लड़ाई को कहाँ तक लेके जाएँगे? हमने अभी आज उनको पत्रक दिया है। हमने पहले भी दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने डीन को चार्ज दिया है। वो हुँ, किसी और को भी हेल्प दे रहे थे। जब हुँ, हमने हुँ, ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने डीन हुँ, को चार्ज दे दिया। और अभी आज जो हमने दिया उनमें कहा है कि आपने जो डीन को जो नियुक्त किया है उसकी समीक्षा कीजिए, उस पर पुनर्विचार कीजिए और उस आदेश को वापस लीजिए, और जो हुँ, हमारा बीएचयू का कानून कहता है उसको अमल में लाइए। ये हमने जी, उनको कह करके और आज पत्र दिया है। यदि जी, ये इसमें हमें कामयाबी नहीं मिलती है, या विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर विचार करके उसको वापस नहीं लेता जो आदेश निर्गत किया गया है, और हुँ, हमारे लिए वो आदेश निर्गत नहीं किया जाता है हुँ, विभागाध्यक्ष के रूप में, तो इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। इसमें से जी, सबसे पहला जो हमारा क्रम है वो है कि हमारा जो विश्वविद्यालय के ढांचे में विस्टर या राष्ट्रपति इसके ऊपर होते हैं, तो हुँ, मैं अपनी दरख्वास्त वहां लगाऊंगा। यदि यहाँ पर भी बात नहीं बनती तो हम जाएंगे फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो एसपी एसटी के हितों की रक्षा में हुँ, गठित की जाती है देश की संसद के द्वारा, हुँ। हम इस मामले को वहां ले जाएंगे। और इसी तरह से दूसरी जो संवैधानिक संस्थाएं जैसे एससी एसटी की नेशनल कमीशन फॉर मतलब इस सिविल लड़ाई को सर्विसेज आप हो गया। आगे तक लड़ेंगे, अपने हक को छोड़ेंगे नहीं, ये बिल्कुल बड़ी नहीं, बात वो है। उसमें हम कोई समझौता करने वाले नहीं समझौता है इस लड़ाई को। और साथ में ही हम अपना एक तरह से इसको जन आंदोलन भी बनाएंगे, क्योंकि ये मेरी जी, एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये जी, पूरे समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो यहाँ जी। व्यक्ति नहीं, यहाँ एक हुँ, तरह से जो अधिकार है वो महत्वपूर्ण है, कानून जो है उसका पालन होना चाहिए। आज मैं हूँ, कल कोई दूसरा इसका भुक्तभोगी बिल्कुल, होगा, तो इस बिल्कुल, सिलसिले को रोकना है तो हमें बिल्कुल रुकना नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर महेश जी। तो ये बड़ा सवाल ये है कि आज डॉक्टर महेश निशाने पे हैं, कल कोई और था और कल कोई और होगा। तो ये लड़ाई ना एक व्यक्ति की है, ना एक संस्थान की है। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को जो एससी-एसटी समुदाय के बच्चे हैं, उनका पीएचडी में दाखिला नहीं हो रहा है। जबकि तमाम अहर्ताएँ, जब तमाम योग्यताएँ रखते हैं, बावजूद इसके उनको विश्वविद्यालय से बाहर फेंकने की कोशिश हो रही है। जो लोग पहले से हैं, उनको किसी न किसी बहाने पीछे रखने की कोशिश हो रही है। तो अलग-अलग यूनिवर्सिटी
के जो मसले हैं इसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है कहीं ना कहीं, जैसे डॉक्टर महेश बता रहे हैं, और मिल के लड़ने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है और जब तक इसका मिलकर यह समाज मुकाबला नहीं करेगा तब तक स्थिति सुधरेगी नहीं। यह एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सबको सोचना होगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, जय भीम। तो देखते रहिए दलित दस्तक, और हमारे ये इंटरव्यू बातचीत कैसा लगा और इस मुहिम को, इस लड़ाई को और किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय भीम। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 056 पर।